ये सब एक तरफ अगर इस बात का जिक्र कर लेते हैं कि यूक्रेन को नेटो का सदस्य नहीं बनाया जाएगा तो यह युद्ध तत्काल रोका जा सकता है। और दुनिया भारत की तरफ भी देख रही है कि शायद मोदी जी इसमें अपना कुछ योगदान दें इस युद्ध को रोकने। क्या रूस और यूक्रेन के बीच का ये जो युद्ध है तीसरे विश्व युद्ध की तरफ कहीं कोई इशारा तो नहीं कर रहा है? ये आप इस पूरे सिनेरियो को सोच करके सुन करके क्या सोचते हैं, कमेंट सेक्शन में अपनी प्रतिक्रिया दीजिए। और आज हम इसी परिप्रेक्ष्य में बात करने के लिए बैठे हैं और बात करेंगे अनुज तोमर जी से। सर्वोदय आईएएस के आप डायरेक्टर हैं, तो जाहिर सी बात है जब कोई टीचर, कोई फैकल्टी अगर आईएएस की प्रिपरेशन करवाता है उसे सब कुछ की जानकारी होती है, क्योंकि इतिहास की बात अगर हम करते हैं तो भी सवाल पूछे जाते हैं। बिल्कुल। तो मैं तो यही जानना चाहता हूं कि आखिर क्या लगता है आपको कि ये जो पूरा युद्ध चल रहा है, क्या तृतीय विश्व युद्ध होने के चांसेस हैं? इसमें देखो, इसके पहले हम इतिहास युद्ध को देखने से पहले हमें ये देखना होगा कि ये स्टार्ट कैसे हुआ, कैसे एग्रेसिव हुआ यूक्रेन के ऊपर रशिया, और कैसे नेटो जो एक संस्था है नेटो, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, वो कैसे आई। ठीक है, हुआ क्या कि जब यूएसएसआर का विघटन हुआ तो कुछ ऐसी अलायंस बना था, एक नेटो, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद एक अलायंस बना नेटो जिसमें 12 कंट्रियां थी, जिनमें कनाडा, फ्रांस, यूएसए वगैरह ये कंट्रियां थी उसमें, जिसका मोटिव था कि अगर किसी एक नेटो कंट्री पर हमला होता है तो वो सभी नेटो कंट्री पर हमला माना जाएगा। उसी को काउंटर बैलेंस करने के लिए रशिया ने भी एक पैक्ट किया, वार्सा पैक्ट जिसको कहते हैं, वार्सा पैक्ट हुआ। उसमें ये कि जब विघटन हो चुका था यूएसएसआर का, उसके 15-16 कंट्री जितनी थी वो क्या हुआ, विभाजित हो गया। ठीक है, कुछ का रुझान, जब वार्सा पैक्ट खत्म हो गया, विघटन हो गया, कुछ कंट्रियों ने अपने आप को इंडिपेंडेंटली घोषित कर दिया, और कुछ जो 12 कंट्रियों का अलायंस था नेटो, बाकी उसमें जुड़ गई। अब वो 30 कंट्रियां हैं। अब बात यह है कि तब तक अभी जो यूक्रेन है उस पर डोमिनेंस था रशिया का। वो चाहता है कि यूक्रेन नेटो का सदस्य ना बने। कारण है क्योंकि इन दोनों के बीच में ये एक बफर स्टेट का काम करता है, क्योंकि उधर से जो पश्चिमी अब पावर्स कह सकते हैं, मतलब खास तौर पे मैं कहूँगा कि वो यूएसए की बात कर लें भाई, कहीं ना कहीं यूएसए एक भाई शक्तिशाली देशों में से एक सुपर पावर है। एक तो ये अपना स्टेटस भी नहीं खोना चाहता, क्योंकि दूसरी ही उसकी पैरेलल जैसी शक्ति वाला दूसरा देश भी है रशिया। मतलब ये दर्शकों को समझाना बहुत जरूरी है कि रूस और अमेरिका दोनों शक्तिशाली हैं और दोनों पैरेलल हैं शक्ति में, क्योंकि अपना स्टेटस यूएसए कहीं नहीं खोना चाहता कि मुझसे कल ये स्टेटस छिन जाए कि अब यूएसए सुपर पावर नहीं रहा, क्योंकि एक राइजिंग कंट्री भी कह सकते हैं रशिया, जो कह सकते हैं कि वो पैरेलल है यूएसए के, पैरेलल है। अब देखो उसमें ये हुआ, कारण जो प्रेजेंट टाइम का सिनेरियो है, जो युद्ध का कारण है, वो है यूक्रेन का नेटो में शामिल होना या नहीं होना। बिल्कुल ठीक है, ये इसमें सबसे बड़ी एक देखते हैं हम कि जो यूएसए है वो चाहता है कि यूक्रेन खुद चाहता है कि मैं इंडिपेंडेंसली है। अब देखो क्या हुआ था कि 2014 में जो सरकार रूल जैसे मान लीजिए अगर कोई देश विघटित हो गया जी, वो इंडिपेंडेंट अगर आइडियोलॉजी लेकर रह रहा है, हाँ, तो वो किसी और देश के साथ तो मिल ही सकता है। हाँ। पर देखो रशिया उसे अभी भी अपना ही पार्ट मानता है और इंडिपेंडेंटली भी है, 2000 इंडिपेंडेंट भी और अपना पार्टी मानता है। हाँ, कहीं ऐसा तो नहीं जैसे पाकिस्तान और हिंदुस्तान हो गया। हाँ बिल्कुल ऐसा हो सकता है। ऐसे देख लेते हैं कि जैसे बांग्लादेश और हमारा पूर्वी पाकिस्तान था, भारत ने सपोर्ट किया था, पर उस टाइम कोई सिनेरियो में भी कोई किसी कंट्री ने कोई इंटरफेयर नहीं किया था। अभी जो पुतिन जी की और मोदी जी की बात हुई है उसमें भी उन्होंने एग्जाम्पल यही दिया है कि आप इसको मान के चलिए पूर्वी हिस्सा, भारत का पूर्वी हिस्सा ऐसे मान के चलिए, यूक्रेन को ऐसे मान के चलिए जैसे आपने पूर्वी हिस्सा था भारत का कभी बांग्लादेश। तो ऐसे स्वतंत्र करना, क्योंकि ये बात भी सच है कि वहाँ की जो मोस्ट बड़ी एक पॉपुलेशन है उसके जो सभ्यता है। मैं तो ये कह रहा हूँ कि जैसे अगर मान लीजिए कि यूक्रेन अगर इंडिपेंडेंट स्टेट है, इंडिपेंडेंट कंट्री है,
तो वो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़ सकता है, उसमें कोई गलत तो है नहीं? नहीं, गलत नहीं है, बट वो नहीं चाहता, रशिया नहीं चाहता। लड़ाई तो इसी चीज को तो रशिया की तानाशाही कहेंगे आप? डोमिनेंस कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं यूक्रेन पर डोमिनेंस है उसका। वो तानाशाही भी मान लीजिएगा, क्योंकि एक स्वतंत्र कंट्री के ऊपर अपना डोमिनेंस स्थापित करते हैं, तो तानाशाही तो ऑब्वियसली है। लेकिन उससे पहले अगर एक और बात मैं कहना चाहूंगा कि स्वतंत्र देश तो है यूक्रेन, लेकिन उसके साथ साथ रूस कभी ये नहीं चाहेगा कि वो सुरक्षा को लेकर के कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं कॉम्प्रोमाइज करे। तो क्योंकि नॉर्मल सी बात है कि यूक्रेन अगर नेटो का सदस्य बन जाता है तो नेटो सदस्यों की पहुंच रशिया तक हो जाएगी। खासतौर पे उसके अंदर जो पावरफुल है यूएसए है, एग्रेसिव हो जाएंगे रशिया के ऊपर। तो यूएसए कहीं ना कहीं यूक्रेन को अपने नाटो का जो सदस्य है वो बना करके वो रशिया को घेरना चाहता, उसके पूर्वी हिस्से तक, रशिया के पूर्वी हिस्से तक अपनी सैन्य क्षमता को लाना चाहता है। ठीक है, इन फ्यूचर हो सकता है कि इन फ्यूचर अगर कभी ऐसे बायलैटरल युद्ध होते हैं तो किसी नेटो कंट्री के साथ, तो रशिया, क्योंकि अगर कर सकता है, नेटो के सदस्य तो नेटो पे हमला नहीं करेंगे, कर सकता है, तो संभावना भी यही है कि रशिया की तरफ से कोई एग्रेसिव ऐसा कदम उठाया जाए। और यूक्रेन तक क्षमता की पहुंच अगर हो जाती है तो इसका मतलब है कि हम जितनी भी नेटो कंट्री के सदस्य हैं इजीली वहां तक पहुंचा जा सकता है। मतलब कुल मिलाकर के अगर मैं सिंपल भाषा में अगर समझाने का प्रयास करूं तो यूएसए ये सभी देशों का अपने नेटो में इन्वॉल्व करके वो प्रभुत्व स्थापित करना चाहता है रशिया के ऊपर भी, रशिया को भी डाउन करने की कोशिश कर रहा है। कहीं ना तो रशिया कहीं ना कहीं वो अपनी सुरक्षा को लेकर के सजग है, इस वजह से वो कह रहा है यूक्रेन को कि भाई तुम नेटो का सदस्य ना बनो। ठीक है, अब देखो जो मतलब लड़ाई सिर्फ नेटो के सदस्य बनने ना बनने की है। एक तो वार्सा पैक्ट हुआ था। वार्सा पैक्ट एक साम्यवादी कंट्रियां जिनमें लोकतंत्र नहीं होता, एक पक्षीय शासन होता है एक तरह ना, तो उसमें क्या होता, उनका एक ग्रुप था। जब विघटन हुआ यूएसएसआर का, कुछ कंट्रियों ने उसमें से अपने आप को इंडिपेंडेंटली घोषित कर दिया और वो सदस्य हो गई नेटो की। तो कारण ये है कि तो बफर स्टेट है, मान के चले बफर स्टेट है, तो जब बाकी कंट्रियां हो सकती हैं तो यूक्रेन भी हो सकता है। नहीं, लेकिन देखिए अभी यूएसए से जब मदद मांग रहा है यूक्रेन, तो यूएसए ने पहले मना कर दिया था कि हम आपको कोई भी सैन्य कार्रवाई के लिए या कोई भी सैनिक या किसी भी तरीके का हथियार हम सप्लाई नहीं करेंगे जी। बट अभी सुनने में ये भी आ रहा है कि शायद ये जो यूएसए है कुछ सैन्य शक्तियां देखो, युद्ध के बहुत सारे डिमेंशन होते हैं, आयाम होते हैं। एक आयाम ये भी है कि जब तक आप किसी का पार्ट नहीं बनते, तो नेटो का सदस्य नहीं बनते, तो आपको कोई भी तरह की किसी भी तरह की कोई सपोर्ट प्रोवाइड नहीं करा सकते। लेकिन पर्सनल अटेंशन एक मानव बात करते हैं कि मानवता मान सकते हैं। अपने कल कुछ वीडियोस भी अपलोड चल रहे हैं वहाँ से यूक्रेन से कि छोटे बच्चे रो रहे हैं, कुछ ऐसा हो सकता है कि मानवता के कारण यूएसए वहाँ कुछ अपना इंटरफेयर करे। लेकिन आपको लगता है कि क्या यूक्रेन किसी भी तरीके से अगर युद्ध करता है तो वो रूस से जीत जाएगा? देखो, ये हमेशा से परंपरा रही है कि आपने इकोलॉजी सिस्टम में भी देख लेते हैं कि एक बड़ी मछली हमेशा छोटी मछली का शिकार करती है। ठीक है, तो उसमें होता है, देखो जीतने की संभावना तो वैसे बहुत कम है, क्योंकि कोई भी पीछे से कोई सपोर्ट नहीं है। एक यूएनए जैसी बड़ी बड़ी परिषद जो है वो मूक दर्शक की भांति देख रही है, ठीक है ना। तो उनकी जो अस्तित्व भी प्रश्न चिन्ह लग रहा है कि क्या उनकी प्रेजेंट टाइम में क्या प्रासंगिकता है, उन पे भी प्रश्न चिन्ह लग रहा है। तो ये है कि तो जीतना तो मुश्किल है, और उसमें सरेंडर की दूसरी कंडीशन पुतिन जी ने ये रखी है कि उसमें आप क्या करेंगे कि हम बात भी राष्ट्रपति से नहीं करेंगे। अगर अपना पूरी तरह से वो डिप्लोमेटिक चीजें खत्म करके, पॉलिटिकल चीजें खत्म करके सारा का सारा शासन मिलिट्री के हाथ में देते हैं, तो हम बात करने के लिए भी तैयार हैं। रास्ता खुल रखा है उन्होंने, पर उस यूक्रेन उस चीज को नहीं मानता। तो यूएनओ भी कुछ नहीं कर पा रहा है, मतलब संयुक्त राष्ट्र संघ जो कि एक बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है शक्तिशाली देशों का जी, तो वो भी इस मामले में इंटरफेयर नहीं कर रहा है जी। लेकिन अगर मेरा ये मानना है कि अगर इंटरफेयर कर देता है, क्या बीच में अभी जो युद्ध के बीच में क्या ऐसा हो सकता है कि नेटो का सदस्य यूक्रेन बन जाए? ऐसा हो सकता है, युद्ध के बीच में भी संभव है, शायद कुछ प्रोसेसर हैं उसके अपनाने पड़ेंगे। अगर बन जाता है
तो फिर वही है ना, और एग्रेसिव हो जाएगा पूरा रशिया। हाँ, एक पूरा तृतीय विश्व युद्ध के चांस बिगनिंग स्टार्ट भी कह सकते हैं हो चुका है। क्योंकि भारत क्या करेगा, सबसे बड़ी चीज है कि भाई यूक्रेन के राष्ट्रपति ने कहीं ना कहीं भारत की तरफ इशारा किया था कि भाई भारत के प्रधानमंत्री इसके अंदर कुछ अहम भूमिका निभा सकते हैं, युद्ध को टाल सकते हैं, ऐसा देखो जी, हमारी क्या है कि हमारी बहुत पहले नेहरू जी के टाइम से एक पॉलिसी चली आ रही है गुट निरपेक्षता की, जी सेकंड वर्ल्ड वॉर के दौरान हमारे सामने आई थी, जब ब्रिटेन ने हमें कहा था कि आप युद्ध में भाग लीजिए, भारतीय जो सैनिक हैं हमारी तरफ से ब्रिटेन में भाग ले, तो तब एक पॉलिसी थी गुट निरपेक्षता का सिद्धांत। उसमें क्या कि हम किसी भी पक्ष की तरफ नहीं जाएंगे। लेकिन यहाँ पर ऐसा भी माना जा रहा है कि इनडायरेक्टली रूस के साथ भारत की दोस्ती है। बल्कि एक जो 25 मिनट की बात हुई है मोदी जी की और पुतिन जी की, उसमें ये भी कहा गया है कि भारत के साथ जो भी आपके डिफेंस कुछ MOU साइन है, कुछ हम जैसे कि S-400 डिफेंस सिस्टम खरीद रहे हैं, उन पर कोई प्रभाव नहीं आएगा। क्योंकि एक विश्व भी भारत यूक्रेन के साथ साथ विश्व भी यही देख रहा है कि सिर्फ अगर कोई रोक सकता है या जिसकी वो बात मानते हैं, तो हो सकता है कि मोदी जी की स्ट्रॉन्ग वॉइस को वो सुन लें। ठीक है, मोदी उन्होंने संकेत भी दिया कि आगे भी इस बात पर चर्चा आपसे की जाएगी। मतलब कहीं ना कहीं, अब चलो हालांकि ये सवाल थोड़ा सा पॉलिटिकल है, आपको क्या लगता है कि अभी नरेंद्र मोदी शक्तिशाली प्रधानमंत्रियों में से एक हैं? या देखो, अगर मैं बात करूं, एक न्यूट्रल पक्ष की बात करूं, किसी पॉलिटिकल पार्टी की तरफ ना जाते हुए बात करूं, न्यूट्रल बात करूं, तो हाँ, ये बात ऑब्वियसली है कि एक शक्तिशाली दुनिया, हम नहीं, भारत नहीं, पॉलिटिकल छोड़ दीजिएगा, दुनिया भी ये मानती है। खुद जो बाइडेन जी हैं राष्ट्रपति अमेरिका के, वो भी ये मानते हैं कि कहीं ना कहीं भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी इसमें इंटरफेयर कर सकते हैं और इस चीज को रोक सकते हैं, एक बड़ी जनधन हानि और तृतीय विश्व युद्ध को रोक सकते हैं। मान लीजिए अगर नाटो का सदस्य ये बन जाता है, यूक्रेन बन जाता है, तो जाहिर सी बात है कि यूएसए रूस के ऊपर हमला करेगा। देखो, यूक्रेन को बचाने के लिए देखो, उस कंडीशन में भारत जाएगा कहाँ? जो आपने कहा कि गुट निरपेक्षता का सिद्धांत हमारे यहाँ चलता है, लेकिन कहीं ना कहीं किसी पक्ष में खड़ा तो होना पड़ेगा। मूक दर्शक बनकर के क्या भारत देखता रहेगा? देखो, उसमें खड़े होने वाली बात सर ये है कि हमारे कुछ रूल एंड रेगुलेशंस हैं, अगर हम उनसे इतर जाकर करते हैं तो खुद भारत के अस्तित्व पर भी प्रश्न चिन्ह लग सकते हैं। क्योंकि हमसे ऊपर भी एक इन फ्यूचर सुपर पावर होने का जो दावा करता है चाइना, जो आपको कहें कि उसकी जीडीपी का अगर हम आंकड़ा बात करें तो चाइना ने सपोर्ट कर दिया रशिया को चाइना ने रशिया को सपोर्ट कर दिया। लेकिन अगर भारत रशिया को सपोर्ट करता है, लेकिन चाइना तो भारत के खिलाफ ही रहेगा। चाइना फिर भी भारत के खिलाफ ही रहेगा, ये बात है। तो ये भी हो सकता है कि खुद उनका चाइना का और भारत का सीमा को लेकर विवाद है, लैंड को लेकर विवाद है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल को लेकर विवाद है। और कंट्री जो प्रेजेंट टाइम पे सिनेरियो देखते हैं हम वर्ल्ड का, उसमें एक भूमि की बहुत बड़ी महत्व। एक तो देखो, पहले क्या होता था कि प्रत्यक्ष युद्ध होते थे, जमीनें हथियार ली जाती थी, पर अब क्या होता है कि डेट का जाल, ठीक है ना, इतना ऋण दो कि कोई वापस ही उस ऋण को ना कर सके। जिसमें आप एग्जाम्पल भी देख सकते हैं श्रीलंका का हब्बन टोटा, ठीक है जी, और जिबूती आपका छोटा सा है, जहां पर चाइना का सैन्य बेस बन चुका है। ठीक है, तो एक सिनेरियो ये भी है कि एग्रेसिव है, ये प्रक्रिया बिगनिंग हो चुकी है। तालिबान का अफगानिस्तान पर डोमिनेंस हो जाना, ठीक है जी, आपका चाइना का जो ताइवान पर हो जाना, ठीक है, ताइवान पर अभी वो चल रहा है, प्रोसेस चल रहा है, मानता है कि मेरा ही पार्ट है। हम मानते जैसे पीओके हमारा पार्ट है, पाकिस्तान अपना पार्ट मानता है। नॉर्मल सी बात है, ऑल वेदर फ्रेंड होने का दावा करते हैं पाकिस्तान और चाइना। अगर वो ऐसा सिनेरियो घटित होने लगता है तो हम अपना पीओके कब जाएंगे? तो नॉर्मल सी बात है, तृतीय विश्व ट्राई जंक्शन और पाकिस्तान आपस में मिलकर भारत को दबाने की जी। और भारत जो है कहीं ना कहीं कोशिश करेगा रूस को सपोर्ट करने की, और इधर चाइना भी रूस को सपोर्ट कर रहा है। तो बहुत ही कंफ्यूजन है, कौन कहाँ वार करेगा कुछ पता नहीं है। दूसरा आपका ये मान बिगनिंग स्टार्ट हो रही है। और दूसरा आप मान के चलिएगा कि यूएसए भी एक तरह से एग्रेसिव मोड में है पाकिस्तान को लेकर, कि जब ऐसा सिनेरियो घटित हो रहा था, वॉर चल रही है यूक्रेन में और आपके रशिया में, खुद इमरान खान पहुंच जाते हैं, रशिया पहुंच जाते हैं, बिल्कुल ठीक है, वो भी कुछ फाइनेंशियल असिस्ट चाहते हो या फिर ऐसा ही कोई सिस्टम खरीदना चाहते हैं। ये माना जाता है कि यूएसए कहीं ना कहीं पाकिस्तान को सपोर्ट करता है।
जैसे हमने बांग्लादेश के साथ जब युद्ध हुआ था तब भी हमें कुछ ऐसी प्रक्रिया देखने को मिली थी। रशिया ने हमें सपोर्ट किया था, तो यूएसए ने पाक को सपोर्ट किया था। पर देखो अभी फेनोमेना बदल रहा है। बदल क्यों रहा है कि एक संस्था है FATF, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, FATF, वो क्या करती है, जितनी भी फंडिंग प्रोवाइड होती है पाक को, तो उस पर निगरानी मॉनिटरिंग करती है। ठीक है, उसकी 2 ग्रे लिस्ट है, सॉरी एक ब्लैक लिस्ट है और एक ग्रे लिस्ट है। अभी प्रेजेंट टाइम में पाकिस्तान ग्रे लिस्ट में ऑलरेडी इंक्लूड है। ठीक है, क्योंकि वो क्या करती है, इसमें 2-3 चीजें हैं कि क्या कोई कंट्री जिसको पैसा मिला है वो कहीं इस पैसे का मिसयूज तो नहीं कर रही है, टेररिज्म को प्रमोट तो नहीं करती, या आपके और पाकिस्तान का नाम इस मामले में ज्यादा हाईलाइट होता है कि वो टेररिज्म तो प्रमोटिंग कंट्री है, में आ चुकी है, ग्रे लिस्ट में आ चुकी है। उधर से पाकिस्तान पर एग्रेसिव हो चुका है यूएसए। हो सकता है कि कुछ रशिया के साथ साथ पाकिस्तान पर कुछ सेंसस लगा दिए जाएं। ठीक है ना, क्योंकि ऐसे फेनोमेना में कि 2 कंट्री लड़ रही हैं और किसी देश के प्रधानमंत्री सीधे तौर पर चले जाते हैं, तो वो वर्ल्ड ये की ज्योग्राफिकल हिसाब से, पॉलिटिकल हिसाब से सही नहीं। ये इंटरनेशनल रिलेशंस के अकॉर्डिंग जाना चाहिए उन लोगों को। जी, कुछ प्रोटोकॉल गलत निर्णय हो सकता है पाकिस्तान के लिए। खैर, अब मैं बात करता हूँ, अभी तक हमने ये बात की कि युद्ध हो रहा है, युद्ध हो सकता है। मैं जानना चाहता हूँ युद्ध रुक कैसे सकता है? युद्ध रुकने का देखो कारण ये है कि अगर मानवता की, क्योंकि खुद स्टेटमेंट रशिया क्या है कि हमारे ही लोग यूक्रेन में रहते हैं, उनकी संस्कृति, उनकी सभ्यता, उनका कल्चर रशियन कल्चर है। तो जब अपने ही लोगों की जनधन की हानि हो रही है तो रशिया को एक तो रुक जाना चाहिए, पहला पॉइंट ये। लेकिन रूस अगर रुकता है तो फिर वो नेटो सदस्य बन जाएंगे, दिक्कत ये भी है। नहीं, रूस नहीं रुकेगा। वो कह रहा है कि मैं रुकूंगा तब यूक्रेन सरेंडर करेगा। अब यूक्रेन सरेंडर करने के मूड में है या नहीं पता नहीं, क्योंकि यूक्रेन के राष्ट्रपति जी ने आर्मी ज्वाइन कर ली। जो जनरल पॉपुलेशन है उनके हाथ में भी हथियार दे दिए हैं। गुरिल्ला वॉरफेयर चिढ़ चुका है, जिससे देखो हानि हो सकती है रशिया को भी। गुरिल्ला युद्ध में एक पद्धति है, युद्ध की एक पद्धति है जिसमें छिपकर वार किया जाता है। ठीक है, उसमें सामने से ना होकर पीछे से वार, छुपकर वार, ऐसे किया जा सकता है। ज़्यादा से ज़्यादा रशियन सेना को वो हानि लोग पहुंचा सकते हैं। जब अपने अस्तित्व पर संकट पैदा होता है तो आम आदमी भी हथियार उठा सकता है, और वो तो खुद दे रहे हैं हथियार, लोग अपनी पसंद के हथियार लेके जा रहे हैं वहां से। तो रुकने का तो ये है कि इजराइल अगर आत्मसम्मान की बात करें तो मैं समझता हूँ इजराइल से बेहतर और बड़ा कोई आत्मसम्मान को लेकर के, राष्ट्र को लेकर किसी ने काम नहीं किया होगा। बिल्कुल वहाँ क्या है, छोटा सा देश और उसके पास हर एक टेक्नोलॉजी और हर एक व्यवस्थाएं, सैन्य के फॉर्म में देखा जाए तो हर एक व्यक्ति वहाँ का सिपाही है। बिल्कुल वहाँ सिपाही। वहाँ क्या है कि अनिवार्यता है कि अगर घर में कोई भी, चाहे लेडीज हो, लड़की हो, चाहे जेंट्स हो, अगर उसकी एज 18 से कुछ उन्होंने फिक्स की है कि अगर वहाँ तक है तो वो आर्मी में कुछ टाइम पीरियड है, ट्रेनिंग लेना पड़ेगा ही पड़ेगा। तो उसमें ऐसा हो सकता है। रुकने का पहला पॉइंट है कि वो खुद रुके, पर आपने इस पे भी एक पर्सन चिन्ह लगाया है कि अगर वो रुकता है तो वो नेटो का सदस्य बन जाता है। पर अगर सभी देश ये कहें कि अगर नेटो का सदस्य नहीं बनेगा, क्योंकि हो सकता है कि यहीं से तीसरे विश्व युद्ध की शुरुआत हो जाए। अगर उसकी यूक्रेन के सपोर्ट में अदर कंट्रियां उतर आती हैं तो ये वॉरफेयर एक बड़ा वॉरफेयर हो सकता है, ना रुकने वाली लड़ाई। ठीक है, और हो सकता है कि इस लड़ाई में छोटी सी बात है कि अगर नेटो के जितने भी सदस्य हैं, जो देश हैं, वो इस बात की गारंटी ले लें कि किसी भी तरीके से यूक्रेन को नेटो सदस्य नहीं बनाया जाएगा, बस इतना स्टेटमेंट अगर जारी हो जाता है तो युद्ध पूरा रुक जाएगा। ठीक है, और ये भी कहते हैं कि राष्ट्रपति को इस्तीफा देना पड़ेगा। कोई राष्ट्रपति ऐसा हो या कुछ ऐसा सिस्टम लाए रशिया कि जिससे उसको पूरा कंफर्म हो जाए कि अब ये नेटो का सदस्य नहीं बनेगा। ये सब चीजें, मतलब एक ही सिर्फ और सिर्फ समाधान है इन दोनों के बीच का जो विवाद है या युद्ध है, वो नेटो का ही संबंध है। नेटो को लेकर के भी बता दिया गया आपको कि अगर उन जो 30 देश हैं ऑलरेडी नेटो के सदस्य बने हुए हैं, ये सब एक तरफ अगर इस बात का जिक्र कर लेते हैं कि यूक्रेन को नेटो का सदस्य नहीं बनाया जाएगा तो यह युद्ध तत्काल
रोका जा सकता है। और दुनिया भारत की तरफ भी देख रही है कि शायद मोदी जी इसमें अपना कुछ योगदान दे इस युद्ध को रोकने के लिए। हाँ, तो लेकिन अब चलिए मैं ये बोल रहा हूँ कि आखिर भारत क्या भूमिका निभाएगा, और भारत का भी क्या कोई रोल दिखता है आपको इसमें? इसमें भारत का रोल, दुनिया तो देख रही है, आप कह रहे हैं दुनिया देख रही है कि भाई नरेंद्र मोदी जी क्या करते हैं, लेकिन बात यह है कि डिस्कशन तो चल रहा है, रूस के राष्ट्रपति के साथ डिस्कशन चल रहा है। बातों ही बातों में पुतिन जी ने कह भी दिया कि देखो भाई ये मामला एक इंटरनल मामला है, बातों ही बातों में 25 में, क्योंकि ये उन्होंने क्या बताया है, जैसे यूक्रेन है, यूक्रेन को उन्होंने एग्जाम्पल के तौर पे रख दिया बांग्लादेश को लेकर, कि जब किसी तृतीय पक्ष ने वहाँ इंटरफेयर नहीं किया तो वो नॉर्मल सी बात है कि रशिया वहाँ किसी का इंटरफेयर नहीं चाहता, पर जैसे कि दोस्ती है या सम्मान कह लीजिएगा, उस आधार पर अगर देखते हैं तो उन्होंने भी, मोदी जी ने कहा है कि कोई भी बड़ा हो, क्योंकि वो ये भी कहते हैं कि भारत एक शांति प्रिय देश है, उनकी बात सुननी चाहिए। खुद मोदी जी भी कहते हैं कि भाई हमने दुनिया को बुद्ध दिया है, ना कि युद्ध दिया है। तो हो सकता है कि उनकी बात को मान लिया जाए और ये पर, लेकिन मानना सुरक्षा को लेकर के कोई तो नहीं मान सकता, मुझे लगता है कॉम्प्रोमाइज, सुरक्षा के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगा। तो रूस मान तो सकता है, बट कंडीशन देखो हो सकता है जी, और जब कंडीशन लगाई है, जब यूक्रेन की स्थिति खराब है, यूक्रेन साफ साफ देख रहा है कि भाई उसका वो अपने आप को बचा नहीं सकता। हाँ, जारी कर दिया कि हमारे पास 96 घंटे तक का गोला बारूद है जिससे हम लड़ सकते हैं। उसके बाद फिर सरेंडर, अगर कोई सपोर्ट नहीं मिलती तो फिर भी सरेंडर करना बनता, ये करेगा वो। बट ये है कि अगर पहले कर देता है, बात मान ली जाती है, तो एक बड़ा विश्व युद्ध होने से रोका जा सकता है। और कहीं ना कहीं ऐसा हो सकता है कि एक बड़ी जन धन हानि होने से रोकी जा सकती है। जन धन हानि की अगर मैं बात करूं तो एक, चलिए विश्व युद्ध होता है तो खैर जन धन हानि तो पूरे वर्ल्ड में हर एक कंट्रीज की होनी है, जो भी इसके अंदर अलाइन होगा किसी एक तरफ, कहीं भी होगा। लेकिन दूसरी तरफ एक बात यह है कि अगर हम धन की बात करें, क्योंकि शेयर मार्केट गिरा, शेयर मार्केट डाउन हुआ, और लोगों की हालत जो है कहीं ना कहीं सोचने लगे हैं लोग कि शेयर मार्केट डाउन हो रहा है, स्थितियां खराब हो रही हैं। आपको क्या लगता है कि इससे क्या युद्ध से स्थितियां, जो इकोनॉमिक कंडीशंस है, देखो इकोनॉमिकल कंडीशंस की अगर बात करें तो मैं मानता हूं कि जो दुनिया का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है नेचुरल गैस का और पेट्रोलियम का, वो रशिया है। अगर युद्ध ऐसा होता है तो आवाजाही रुक जाएगी, लोगों तक या कंपनियों तक जो क्रूड ऑयल पहुंचता है, प्रति लीटर बैरल का जो प्राइस, इन्फ्लेशन हो सकती है, उसमें वृद्धि हो सकती है, पेट्रोल डीजल प्राइस फिर से बढ़ जाएंगे, रसोई गैस, उसका असर सीधा सीधे भारत पर भी देखने को मिल सकता है, क्योंकि भारत की आबादी सबसे अधिक है। सबसे मार्केट है। कोई भी विदेशी अगर यहाँ निवेश करते हैं तो सबसे पहले वो देखते हैं भारत का बाजार, क्योंकि भारत का बाजार शायद विश्व में दुनिया का सबसे बड़ा बाजार है आबादी के मामले में। और बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें। अब देखो कुछ लोग इसे अवसर के रूप में भी देख रहे हैं, कुछ लोग इसे हो सकता है कि जैसे कि आप मान लीजिएगा कि 18% जो रशियन वीट का, गेहूं का क्या निर्यात करता है, वो 18% निर्यात करता है अकेला रशिया। तो उसकी जगह हो सकता है कि भारत कुछ निर्यात का कंट्रीब्यूशन वर्ल्ड मार्केट में बढ़ाए, जिससे क्या हो सकता है कि नॉर्मल सी बात है, जिसमें कि भारत के किसानों को, मार्केट को, भारत को एक्सपोर्ट में कुछ फ़ायदा हो सकता है। ये है, कुछ फेनोमेना चलते रहते हैं। चाय की डिमांड का अनसर्टेनिटी बनी हुई है, चाय के प्राइस, क्योंकि एक बात, भारतीय चाय का रशिया भी कहीं ना कहीं बड़ा कंजम्पशन करता है। युद्ध रुकने वाली कंडीशन आ जाए जी, लेकिन यही युद्ध कंटिन्यूसली 3 दिन तक चले जी, मार्केट की स्थिति क्या रहेगी? खासतौर पर अगर मैं भारत की बात करूं, महंगाई की दर या महंगाई प्रोडक्ट्स को देखो अगर रुक जाता है 3 दिन में, और देखो असर तो दिखना शुरू हो चुका है, शेयर मार्केट डाउन हो रही है, असर तो दिखना शुरू हो गया, पर ऐसा असर होगा जिसे जल्द रिकवर कर लिया जाएगा। लेकिन अगर विश्व युद्ध की तरफ पहुंच गया तो फिर हो सकता है वहां पर एक देश नहीं, यूक्रेन नहीं, बल्कि खुद रशिया को भी ये हानि उठानी पड़ेगी। लेकिन जान माल जिसको हम बोलते हैं कि भाई जन धन की हानि होनी है, तो जन धन की हानि मुझे लगता है कि इतनी हो जाएगी जिसको रिकवर करना 10 साल, ये कहा जाता है 10 साल, क्या अगर कहा जाता है कि किसी देश के साथ कोई हल्का छोटा युद्ध भी होता है तो वो देश 25 साल पीछे चला जाता है। तो 25 साल पीछे जाने का मतलब आप समझ सकते हो कि वहाँ पर
क्या? हाँ जी, मतलब नौजवान वाला एज, यंग एज देखा जाए तो यंग एज पूरा पीछे चला गया। बिल्कुल बिल्कुल, जो आपके पास डेमोग्राफिक डिविडेंड है उसका आप लाभ नहीं उठा पाएंगे, स्किल का उसकी। तो और भारत के उसमें रूप में भी देखा जा सकता है। भारत क्या है कि विश्व का सबसे युवा आबादी वाला देश है। अगर कहीं ना कहीं, अगर मैं ये मानता हूँ, अगर तृतीय विश्व युद्ध होता है तो कहीं भारत भी उसमें इंक्लूड हो जाता है, तो भारत अभी उस मोड पर नहीं आया कि एक इसी बड़ी हानि को झेल सके। अगर मान लीजिए कि तृतीय विश्व युद्ध होने की चांस अगर दिखे तो क्या ऐसा भी तरीका होता है जिसमें भारत इन्वॉल्व ना हो? जी, हमारे पास कुछ प्रोटोकॉल्स हैं, कुछ मैंने आपको बताया कि गुट निरपेक्षता का सिद्धांत है, हमने जिसे द्वितीय विश्व युद्ध में भी अपनाया था कि हम किसी पक्ष की ओर नहीं जाएंगे। पर तब ये था कहीं ना कहीं पाकिस्तान या जो दूसरी कंट्रीज हैं जो हमारे ऊपर हमला कर सकती हैं। बिल्कुल, हम भारत की एक नीति थी फर्स्ट नो यूज फर्स्ट, क्योंकि पहले प्रयोग नहीं। परमाणु शक्तिशाली संपन्न देश है भारत भी, पर भारत कहीं ना कहीं, आपको मैंने पहले भी बताया है कि भारत ने लोगों को बुद्ध दिया है ना कि युद्ध दिया है। ठीक है, अगर नॉर्मल सी बात है, खुद मैं नहीं मानता कि खुद पाकिस्तान युद्ध लड़ने की स्थिति में प्रेजेंट टाइम में है, क्योंकि उसकी इकोनॉमी अगर मैं बात करूं तो वहाँ $1 की कीमत 117 रुपये तक पहुंच गई है, डबल डिजिट इन्फ्लेशन हो रहा है वहाँ। तो ये सबसे बड़ा कारण हो सकता है कि एक बताएं कि जिसका खुद पैर जमीन के अंदर हो तो वो दूसरे पर क्या कीचड़ उछालेगा। तो जिसके घर शीशे के हो दूसरों पे पत्थर नहीं फेंकते, तो ये ऐसा कंडीशन हो सकती है। अगर हाँ, फिर देखो एक कंडीशन इसमें ये हो सकती है कि अगर अभी पर मैं ये मानता हूँ कि भारत को इन सभी चीज़ों से दूर होना चाहिए, क्योंकि भारत अभी विकास, आप कह रहे हैं कि भारत को दूर होना चाहिए, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि लोग देख रहे हैं भारत की तरफ कि भारत का स्टेटमेंट क्या है। स्टेटमेंट जारी कर सकता है, दुनिया कर रही है स्टेटमेंट, यूट्यूब पे आकर डिजिटल, हर कंट्री नेटो सदस्य, यूएसए, यूएनओ स्टेटमेंट जारी कर रहे हैं, आलोचना कर रहे हैं। एक और बात है कि यूक्रेन ने नेटो के सभी देशों को, जितने भी सदस्य देश थे, उनको कॉल किया जी, और सबने मना कर दिया सहयोग देने से। उसके पीछे एक सबसे बड़ा कारण यही है कि अगर सहयोग दिया, सबने ये कहा कि हम वॉर नहीं चाहते। बिल्कुल, क्योंकि आज का फेनोमेना ऐसा है सर, एक बारूद की चिंगारी पर पूरी दुनिया बैठी है, जिसको परमाणु बम कहते हैं, और वो कहीं भी फटा, अगर कहीं भी फटा तो एक बहुत बड़ी एक परमाणु वॉर छिड़ जाएगा। फिर अगर किसी देश में फटता है तो नॉर्मल सी बात है, जो उसके लिए उत्तरदायी रिस्पॉन्सिबिलिटी वो कंट्री उस पर फेंकेगी या उसकी अलायंस कंट्री उस पर फेंकेगी। ठीक है, तो इसका अंजाम हम हिरोशिमा और नागासाकी में देख भी चुके हैं। तो एक कंडीशन बहुत क्रिटिकल हो सकती है। और जबकि हिरोशिमा और नागासाकी पर आज भी उसका प्रभाव है, रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स है वहाँ पे, जो हेल्थ की कंडीशन है लोगों की अभी भी खराब है। जी, वो भी क्रिटिकल है। बच्चे भी आज भी कहते हैं कि 30 साल बाद भी लोग वहाँ अपंग पैदा होते हैं, तो बहुत स्थिति खराब हो सकती है। और परमाणु बम तो मैं समझता हूँ कि पूरे विश्व में इतना परमाणु बम है कि कितनी बार पृथ्वी को नष्ट कर सकता है। अप्रोक्सीमेटली 3-4 बार पूरी पृथ्वी को नष्ट किया जा सकता है। तो सोच करके देखिए कि अगर विश्व युद्ध छिड़ता है तो पूरे पृथ्वी का क्या हाल होगा। 3 बार पूरी पृथ्वी को नष्ट करके दोबारा बसाया जाएगा फिर से, तो ऐसी स्थितियां होती रहेंगी। तो अब मुझे लगता है कि इतनी इन्फॉर्मेशन आपके लिए बहुत है। इस विषय को लेकर के दोबारा हम जरूर बैठेंगे और चर्चा करेंगे। और मुझे लगता है कि शायद अगर आपको इन सारे सिनेरियो में क्या कुछ कहना है, या कोई भी ऐसा सवाल जो आप करना चाहते हैं, उन सवालों को लेकर के हम बैठेंगे, उसका जवाब देने की कोशिश करेंगे। हो सकता है हम आपके साथ फिर लाइव बैठे और चर्चा कर लें। दोस्तों, बस इतनी जानकारियों के लिए एक काम करना है आपको, फेसबुक पेज को फॉलो जरूर कर लीजिए, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लगातार देखते रहिए सिर्फ द न्यूज़ वाला नेटवर्क। धन्यवाद आप सबको। धन्यवाद सर।